ऑल राइट, सो हाय एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। मेरा नाम है सागर तिवारी। वेलकम टू वॉरियर्स वॉच एसएससी। आपका पेपर नज़दीक आ गया है। जल्दी ही आपका सीजीएल, यूपी लेखपाल, ये सारे पेपर्स होने वाले हैं। तो हम लोग धीरे धीरे अब रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। मेन आप लोग कंसेप्ट पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो ये समय है रिवीजन का, जितना रिवाइज करोगे उतना सही रहेगा। रिवाइज भी हमें वही करना है जो आपके पेपर में आए, ठीक है। कोई इररिलेवेंट डेटा पढ़ के फ़ायदा नहीं है। जो एग्ज़ाम में आता है वही पढ़ें और टू द पॉइंट पढ़ें, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल्स के बारे में। जो आर्टिकल्स 30 आर्टिकल लगभग आपको आज बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे हम लोग? तो पहले सारे आर्टिकल्स को देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके अलावा उसके कुछ क्वेश्चंस जो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। आपका काम ये है कि आर्टिकल पढ़ने के बाद, यहाँ पे वीडियो देखने के बाद टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी पिंड है। वहाँ पे आप टेलीग्राम पे जाओगे, वहाँ से आप पीडीएफ ओपन करोगे और इसके क्वेश्चंस भी वहाँ पे होंगे। जिन्होंने जो आपने पढ़ा है आज, बस वही क्वेश्चन होंगे, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। तो आप जो पढ़े हो उसको रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिटेन हो रहा है कि नहीं, क्वेश्चन लगा के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले बात करते हैं अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं आर्टिकल्स याद नहीं होते। आर्टिकल बहुत अच्छे से याद होंगे। बहुत साइंटिफिकली हमारे संविधान को बनाया गया है, ड्राफ्ट किया गया है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे उतना ही जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा हम लोग नहीं पढ़ने वाले कि कुछ भी आंख बंद करके पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। एसएससी और वनडे एग्जाम्स के लिए। चलो, स्टार्टिंग विथ आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत, राइट। जो इंडिया है ना, इंडिया जो जो कि भारत है, मतलब कि बेसिकली नेम और टेरिटरी ऑफ द यूनियन के बारे में बात करता है ना। संघ का नाम और क्षेत्र के बारे में बात करता है आर्टिकल 1। अब संघ का नाम और क्षेत्र हो गया, मतलब इंडिया इट इज भारत हो गया, है ना। तो भारत को चलाने के लिए हमारे पास एक पार्लियामेंट होना चाहिए जहाँ पे कानून बनेगा, है ना। तो आर्टिकल नंबर 2 में ये बताया गया है कि ये पार्लियामेंट किस तरह नए राज्य का स्थापना करेगा। आर्टिकल नंबर 1 जो है वो बोलता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल नंबर 2 बोलता है कि इस भारत में हम लोग नए राज्य को कैसे स्थापित करेंगे, ठीक है। न्यू जो स्टेट्स होंगे उनको हम लोग कैसे फिट करेंगे। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3, हमें मान लो कि पहले से कोई एग्जिस्टिंग स्टेट हमारे पास है, राज्य हमारे पास है। उसके उसके बॉर्डर में ऑल्टरेशन करना है, मतलब उसके बॉर्डर के दायरे को बढ़ाना है या घटाना है ना। या फिर किसी राज्य के नेम को चेंज करना है। आपको पता है नाम हमारे यहाँ बहुत जल्दी चेंज होता है हर चीज़ का, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल से होगा? आर्टिकल नंबर 3 से होगा। पहला, इंडिया दैट इज भारत। अब इंडिया दैट इज भारत अगर है तो हम लोग इसमें कोई स्टेट ऐड करते हैं, कल को हम पाकिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं मान लो हम लोग, है ना। तो वहाँ पे कोई स्टेट बनाएंगे, तो कोई भी स्टेट हम लोग एडमिट कर रहे हैं अपने कंट्री में, अपने यूनियन में, तो वो आर्टिकल 2 के थ्रू होगा। आर्टिकल 3 जो है वो किसी भी स्टेट के बॉर्डर ऑल्ट्रेशन के बारे में बात करता है। बॉर्डर को बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, नाम बदल दिया, सब आर्टिकल 3 से होता है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 5। 4 पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 5 जो है ये नागरिकता के बारे में बात करता है, सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आ जाइए फंडामेंटल राइट्स में। आपको आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 10, 11 पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधे आ जाओ फंडामेंटल राइट में। फंडामेंटल राइट से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, है ना। अब फंडामेंटल राइट में क्या होता है पहले आपको बता दें। फंडामेंटल राइट के बारे में आपको बेसिक बेसिक आइडिया तो होगा ही, राइट। फंडामेंटल राइट पहले तो ध्यान रखिए कि पार्ट 3 में आता है हमारे संविधान के। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट आता है और आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक इससे डील करता है। हर एक आर्टिकल को हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पर। ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल राइट हम लोग कहाँ से बोरो किए हैं। तो हम लोग फंडामेंटल राइट जो है इसको बोरो किए हैं यूएसए से, इसको बोरो किए हैं यूएसए से। और यूएसए में इसको क्या बोलते हैं? यूएसए में इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ राइट। फंडामेंटल राइट को बोलते हैं यूएसए में बिल्स ऑफ राइट। फंडामेंटल राइट जुडिशियबल है, तो बिल्कुल जुडिशियबल है। अगर आप फंडामेंटल राइट का उल्लंघन आपका कोई करता है तो उसको आप न्याय के पास लेके जा सकते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में उनको लेके जा सकते हैं आप, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट जो है जुडिशियबल है, राइट।
एंड इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर आपके फंडामेंटल राइट का कोई हनन करता है तो आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें तो टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट है, 7 मौलिक अधिकार हैं, है ना। पहला आपका है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। यहाँ पर क्या है, राइट टू इक्वलिटी। फिर आता है आपका राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, ये राइट टू फ्रीडम के बारे में बताता है। अगला आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। उसके बाद आपका आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, दैट इज आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 और फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज आर्टिकल 32। ठीक है, ध्यान रखिएगा टोटल मोटा मोटी 7 मौलिक अधिकार आपके हैं, है ना। इसका सब डिवीजन भी है, इस पर हम लोग आएंगे, लेकिन मोटा मोटी 7 आपके फंडामेंटल राइट हैं, राइट। पहला आपका राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, इसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 आता है। फिर राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, 20, 21, 22 आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, 26, 27, 28 आता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 आता है। राइट टू प्रॉपर्टी जो हटा दिया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू, आर्टिकल 31 आता था उसके अंदर। अभी क्या है, राइट टू अभी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, दैट इज आर्टिकल नंबर 32। तो टोटल 7 फंडामेंटल राइट है, टोटल 7 फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 30 के बाद सीधा आर्टिकल 32 से आर्टिकल नंबर 31 जो है वो फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन उसको रिमूव कर दिया गया है। केशवानंदा भारती केस, आपको पूरा कहानी पता होगा। ठीक है, तो एक एक आर्टिकल को उठाते हैं और डिटेल में समझते हैं। पहला आपका क्या है, आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 12 जो है वो क्या कहता है, वो आपके स्टेट के डेफिनेशन के बारे में बात करता है, वो आपके राज्य के डेफिनेशन के बारे में बात करता है। केवल राज्य नहीं, यहाँ पे स्टेट मतलब केवल राज्य नहीं हो रहा, यहाँ पे स्टेट मतलब आपका सरकार, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य की जो सरकारें होती हैं, राइट, लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज़, है ना, इन सबको स्टेट बोला गया है। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 12 जो इसको स्टेट बोला, यहाँ पे स्टेट को डिफाइन किया गया है। अच्छा, क्या नीड था इसका, क्या जरूरत था हमें, है ना, स्टेट को डिफाइन करने की नीड ही क्यों थी? फंडामेंटल राइट हमें बताया था, कहानी खत्म था। लेकिन हमें फंडामेंटल राइट के साथ साथ स्टेट का डेफिनेशन बताया गया है। क्यों बताया गया है? कल को अगर आपका फंडामेंटल राइट किसी स्टेट के थ्रू, है ना, कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, कोई लोकल अथॉरिटीज़, कोई, है ना, कोई स्टेट गवर्निंग बॉडीज़, है ना, लेजिस्लेचर, इनके थ्रू अगर मान लो आपका फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो जब भी आप कोर्ट में जाओगे तो वहाँ पे डेफिनेशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो अगर ये डिफाइन ही नहीं होगा कि भाई ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, आपका फंडामेंटल राइट का हनन किसने किया, तो फिर आपका फंडामेंटल राइट जो है बहुत ईजिली, है ना, वायलेट हो जाएगा, आप हार जाओगे। इसीलिए बहुत संवैधानिक तरीके से, बहुत सोच समझ के यहाँ पे स्टेट को डिफाइन किया गया है। स्टेट का डेफिनेशन 2 जगह हमारे संविधान में है। पहला आपका आर्टिकल नंबर 12 है, दूसरा कहाँ पे किया आप खुद सोच समझ के बताओगे, कमेंट करोगे। तो आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट के बारे में बताया गया कि स्टेट क्या क्या होता है, स्टेट का डेफिनेशन क्या क्या है। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 ये बताता है कि एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी। मतलब कि सिंपल बात आपको बताते हैं कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट की डेरोगेशन की तरफ हो, मतलब कि फंडामेंटल राइट को, आपके मौलिक अधिकार को, है ना, खंडित कर रहा हो कोई भी ऐसा लॉ, उस लॉ को नहीं माना जाएगा, उस लॉ को नल एंड वॉइड माना जाएगा। मतलब उस लॉ को नल एंड वॉइड माना जाएगा, उस लॉ को नहीं मानेंगे हम लोग। ठीक है, राइट, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा लॉज, है ना। भैया आपका राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है, और कल को स्टेट मतलब पार्लियामेंट बोलता है कि आपका राइट टू लाइफ छीना जा रहा है, आपका आर्टिकल 21 छीना जा रहा है ना, अब आपको हम लोग जब मन तब लटका देंगे। ठीक है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है बोल के लटका देंगे, किसी भी वजह से लटका देंगे आपको हम, है ना, राइट। तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ऐसे लॉज जो हैं, ऐसे लॉज अगर पार्लियामेंट बनाती है ना, तो इसको खंडित कर दिया जाएगा, इसको नल एंड वॉइड बोल दिया जाएगा, बिकॉज फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। यही कहता है आपका आर्टिकल नंबर 13।
ठीक है। अब मेन फंडामेंटल राइट जो है आपका आर्टिकल नंबर 14 से स्टार्ट है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा आर्टिकल नंबर 14 दैट इज राइट टू इक्वलिटी। ये हीरो है हमारे राइट टू इक्वलिटी के, ठीक है। तो यहाँ से आपका फंडामेंटल राइट स्टार्ट है। अगर किसी के मन में डाउट है कि जब फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 14 से स्टार्ट है तो 12 और 13 क्यों पढ़ाया, तो आपको टेक्निकलिटी समझ में आ रही होगी, ठीक है। लोग जो हैं पॉलिटी को ऊपर ऊपर पढ़ा देते हैं, लेकिन इसके अंदर अभी तो बस आपको हम अभी भी आपको हम एसएससी लेवल पर पढ़ा रहे हैं। यूपीएससी लेवल पर जाएंगे तो आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 में हमको और डीप डाइव करना पड़ेगा, नीटी-ग्रिटीज में जाना पड़ेगा और आपको और समझ में आएगा। जितना आप संविधान को समझोगे ना, उतना आप हैरान होते चले जाओगे कि कितना दिमाग लगाकर हर एक चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, कितनी बारीकी से, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 14 जो है ये बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है ना। भाई कानून जो है सबके लिए बराबर है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब यही आप यूपीएससी लेवल पर जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भैया 2 एक्सेप्शन भी हैं, है ना। अंडर आर्टिकल 361, अंडर आर्टिकल 361 यहाँ पे 2 एक्सेप्शन भी हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब जो हैं इनको एक्सेप्शन मिला हुआ है, ठीक है। क्यों मिला है फिर अगेन उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, वो यूपीएससी लेवल पर पहुँच जाएंगे हम लोग, ठीक है। आपको बस लेखपाल और एसएससी का पेपर देना है, तो बस उसके लिए ही बता रहे हैं। आप बस अपने एग्जाम के लिए ध्यान रखिए कि आर्टिकल 14 जो है क्या बोलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब आता है आपका आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है, ये बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। भैया आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, आप किसी भी लिंग के हो, आप किसी भी कास्ट के हो, आप किसी भी रेस के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब के हो, इन सब बेसिस पे आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रोहिबिट है करना, मना है करना। तो आर्टिकल नंबर 15 आपको ये बोलता है। आर्टिकल 15 पे शायद एक मूवी भी थी ना, आर्टिकल 15 या 16 के ऊपर कमेंट करना, कोई एक मूवी भी थी आर्टिकल 15-16 ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। आर्टिकल नंबर 12 आया जो कि स्टेट के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 13 है जो ये बोलता है कि स्टेट अगर कोई ऐसा कानून बना दे, ठीक है, जो कि आपके फंडामेंटल राइट का हनन करे, तो उस कानून को हम नहीं मानेंगे। अब आर्टिकल 13 में बोला गया कि स्टेट ऐसा कोई कानून बना दे, तो सवाल उठता है कि कौन स्टेट, ये स्टेट है कौन। तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 12 को रेफर किया जाएगा कि स्टेट कौन है, यहाँ पे बताया गया है, स्टेट को डिफाइन किया गया है। अच्छा, इसके बाद आर्टिकल नंबर 14 आता है जो कि बताता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, राइट। फिर आपका आता है आर्टिकल नंबर 15 जो कि ये बोलता है कि भाई किसी भी ग्राउंड पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सारे ग्राउंड पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। फिर आपका आता है आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 जो है ये बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर पे सबको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ठीक है। एसएससी के लिए वनडे एग्जाम्स के लिए इतना बोल के निकल जाना उचित था, लेकिन थोड़ा सा आपके हम यहाँ पे डाउट को दूर करें। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि भैया जब यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बोला गया है तो फिर रिजर्वेशन क्यों होता है। यही तो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यही इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर मान लो ये अगर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो बंदा खो जाएगा, इंसान का खो जाएगा, ठीक है, राइट। क्योंकि है ना पास्ट में ऑब्वियसली कुछ दिक्कतें हुई हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना मतलब पॉलिटी जब भी पढ़ोगे ना, ध्यान रखना, पॉलिटी जब भी पढ़ोगे, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ते वक्त आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। वो सवाल पॉलिटिकल भी होते हैं, है ना, और वो सवाल कंटेम्प्रेरी इंडिया से रिलेटेबल भी होते हैं। तो ट्राई करना इससे बचने का, जब तक आप यूपीएससी नहीं दे रहे हो, है ना, ट्राई करना इनसे बचने का। वैसे आपको हम बता देते हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब ये है कि भैया बराबरी होनी चाहिए जो भी नौकरी आ रही है उसमें। इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे चल के बोलो कि नहीं नहीं क्या बोलते हैं, हम सबको जो है सेम चीज़ चाहिए, रिजर्वेशन हटा दो। फिर दिक्कत हो जाएगा उनके साथ जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए, है ना। आप दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हो, कोई एक इंसान ऐसा जगह पढ़ाई कर रहा है जहाँ पे इंटरनेट अभी भी नहीं है, इंटरनेट दूर की बात है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, ठीक है, और वहाँ बहुत सारे एससी एसटी, बहुत सारे जनजाति लोग हैं, है ना, उनको वो सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो उनको ऑब्वियसली उनके लिए कट ऑफ थोड़ा कम रखना पड़ेगा, ठीक है, राइट। हाँ, लेकिन अब ये है कि मान लो कोई रिजर्वेशन लेके ऊपर निकल चुका है, तब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि रिजर्वेशन छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? बाकी लोग के लिए, मतलब ऐसे नहीं कि किसी और कास्ट के लिए छोड़ दे, वो छोड़ दे इसलिए क्योंकि उसी के कास्ट के कुछ भाई होंगे जिनको, है ना, जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन उनका हिस्सा अब इनके बेटे खा रहे हैं, ठीक है,
जिनको एक बार रिजर्वेशन मिल चुका है, जो एक बार IAS IPS बन चुके हैं। खैर उस पर नहीं आते हैं। आर्टिकल 16 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 16 में ये भी है जो यहाँ पे आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, कि स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल एजुकेशनल बैकग्राउंड। ठीक है, क्लॉजेस ऑफ सिटीजन्स, मतलब कोई ऐसे, आपको रिजर्वेशन वाला एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो कोई ऐसे हैं जिनका सोशल बैकग्राउंड बहुत ख़राब है, तो स्टेट के पास परमिशन है कि स्टेट जो है उनको रिजर्वेशन दे सकता है। ठीक है, देखो जितने भी फंडामेंटल आर्टिकल हैं ये सब एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि ये फंडामेंटल आर्टिकल जो है, मतलब कल को आप जाके बोलोगे कि भैया यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो फिर रिजर्वेशन काहे दे रहे हो आप नहीं बोल सकते। नहीं, इसलिए नहीं बोल सकते हो कि जितने भी फंडामेंटल राइट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन सब पे कंडीशन है, इन सब पे कंडीशन है। आर्टिकल 19 आपको बोलता है कि भैया आप है ना, आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी बोल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप है ना चढ़ के गाली देना चालू कर दो, इंडियन फ्लैग को जलाना चालू कर दो, नहीं कर सकते हो आप। तो जितने भी फंडामेंटल राइट है ना, वो उन पे सारे के सारे कंडीशनल हैं, उनको आप कंप्लीटली छोड़ नहीं सकते हो। राइट, अच्छा, अगर हम बहुत डिटेल में जाए तो आपको हम बताने लग जाएंगे कि भैया 16 नंबर में क्या कंडीशन है, वो कंडीशन क्यों दिया गया, 17 में क्या कंडीशन है, वो कंडीशन क्यों दिया गया, 18 में क्या कंडीशन है, वो कंडीशन क्यों दिया गया, बट आपको इतनी नीड नहीं है। ठीक है, बस आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, ये बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। ठीक है, बहुत सोच समझ के बनाया गया। आप जरा कमेंट करना है कितने दिन लगे हैं संविधान को ड्राफ्ट करने में। ठीक है, खैर आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 17 पे। आर्टिकल नंबर 17 बोलता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब जो छुआछूत है ना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे समाज में छूछात नहीं होना चाहिए, नहीं कि किसी को टच कर दिए तो है ना अछूत हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। है ना, हमारे इंडियन सोसाइटी में अभी भी इतने हिपोक्रेट लोग हैं कि कुत्ते को कंबल में लेके सो जाएंगे लेकिन इंसान में टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर 18 ये बोलता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इसके पीछे भी कहानी है। आज़ादी के बाद जो है देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन लोगों के अंदर से ना जो फीलिंग था, कौन सा फीलिंग, हम राजा महाराजा के खानदान से बिलोंग करते हैं, है ना, हम इस राजा के वंशज हैं, हम उस राजा के वंशज हैं, ये जाता नहीं, है ना। या फिर हम जो हैं हम जो हैं क्या बोलते हैं, जैसे किसी एक एरिया, कोई एक एरिया है, उस एरिया के ज़मींदार हैं, उस एरिया के लैंडलॉर्ड हैं हमारे पापा उस एरिया के लैंडलॉर्ड हैं। ठीक है, तो हमें ये हमारे नाम के आगे ये टाइटल लगा के बुलाइए। ठीक है, चौधरी लगा के बुलाइए हमारे 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 नाम के आगे। ये लोगों के मन में रह जाता, तो ये उनके मन में ना रहे, इसीलिए बोला गया है कि सामने से टाइटल हटा दो। नाम के पीछे तुम टाइटल लगा लो, पांडे, मिश्रा, दुबे, तिवारी, चौबे, है ना, राय, सिंह, कुछ भी लगा लो। ठीक है, चौधरी, कुछ भी लगा लो। नाम के आगे आप टाइटल किसी भी तरह का नहीं लगा सकते हो। किस तरह का टाइटल आप समझ रहे हो ना, राइट, ताकि लोगों के मन में ऐसा ना रहे कि हम ये हैं, मेरे है ना राजा के वंशज हैं, या फिर मान लो कि है ना जमींदार थे तो कुछ आगे लगा दिए, चौधरी लगा दिए, ऐसा कुछ लगा दिए सच, जिससे प्राउड फील हो रहा है, अगला जो है वो इन्फीरियर फील करे, ऐसा ना हो, इसलिए इसको लाया गया था। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन, है ना। अगर आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर लगा सकते हो, अगर आप मान लो आर्मी में हो, आपका सी डिस्क्वालीफाई हो गया तो आप लेफ्टिनेंट लगा सकते हो, आप कैप्टन लगा सकते हो, आप मेजर लगा सकते हो। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक्सेप्शन है, बाकी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, फिर आपका आता है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19 जो है, यहाँ से देखो ध्यान रखिए, आर्टिकल नंबर 19 से राइट टू फ्रीडम स्टार्ट है। आपको ये डायग्राम याद होगा, देखिए अभी तक हम लोग राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात की है, अब यहाँ पर राइट टू फ्रीडम स्टार्ट है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। जब भी आपको आप राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में आए, है ना, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करें, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, ये सारे राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है। अब कैसे बात करता है, तो आर्टिकल 19 जो है ये बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, राइट। अब आपको बस इतना ही पढ़ना है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप नेटिग्रिटीज में जाओ तो यहाँ भी बहुत सारे बाइफर्केशन है। फॉर एग्जांपल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19A में है, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो भी आर्टिकल 19A के अंदर आता है, राइट। इसके अलावा आपका आप असेंबली
पीसफुली असेंबल हो सकते हो किसी जगह, है ना। जैसे मान लो कि अभी कांग्रेस जनता पार्टी जो है विद्रोह कर रही है ना। विद्रोह क्या कर रही है? पीसफुली असेंबल होके नारा लगा रही है मोदी जी के खिलाफ, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो आर्टिकल 19 बी के तहत, है ना। आप कोई संघ, कोई यूनियन बना सकते हो, कोई एसोसिएशन बना सकते हो आर्टिकल 19 सी के तहत, राइट। इसके अलावा आप पूरे देश में कहीं भी थ्रू आउट द कंट्री कहीं मूव कर सकते हो आर्टिकल 19 डी के तहत, राइट। आप किसी भी, आप महाराष्ट्र को आप दिल्ली में आकर सेटल हो जाओ, दिल्ली में हो आप महाराष्ट्र में जाकर सेटल हो जाओ, तो कहीं भी आप रिसाइड कर सकते हो, कहीं भी आप सेटल हो सकते हो आर्टिकल 19 ई के तहत, है ना, राइट। तो इस टाइप से इसमें बाइफर्केशन, लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना, आप बस जान लो कि आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 जो है ये क्या बोलता है? ये आपको बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। आप असेंबली कर सकते हो, एसोसिएशन कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, कहीं भी डिसाइड कर सकते हो, किसी भी एक प्रोफेशन को चुन सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि कल को आप, है ना, अफीम, गांजा, दारू ये सब बेचना स्टार्ट कर दो इलीगली, ये नहीं कर सकते हो। सबके ऊपर, सारे फंडामेंटल राइट के ऊपर कंडीशन लगाए गए हैं बच्चे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सारे फंडामेंटल राइट के ऊपर कंडीशन लगाए गए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19 के अंदर अगर आप बाइफोरकेट करो तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट है। तो आपको सारे आर्टिकल याद नहीं करना, जितना बताएं आपको उतना याद करना है। आर्टिकल 18, फिर आर्टिकल 19, अब आ जाना आप लोग आर्टिकल 20 के ऊपर, ठीक है। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 ये बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। हिंदी में बोले, हिंदी में बोले तो अगर मान लो कि आप, कोई ऑफेंस हो गया आपसे, है ना, आपसे कोई गलती हो गई है, तो उसके खिलाफ भी, है ना, उसके लिए भी आपके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 20 कहता है। अब इसके अंदर आप आओगे तो इसके अंदर 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है इसके अंदर राइट अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। आपको ये सब नहीं पढ़ना है, पर बता देते हैं कि राइट अगेंस्ट, यहाँ पे देखो छोटा सा लिखा भी हुआ है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। हिंदी में बोलते हैं इसको कार्योत्तर विधि के अगेंस्ट संरक्षण, है ना, राइट। इसके अलावा यहाँ पे है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी मतलब कि दोहरा दंड। एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार दंड नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप एक बार जेल काट के आ गए फिर बोले कि दोबारा जेल में चलो, ऐसा नहीं होगा, है ना। सेम अपराध के लिए आप 2 बार जेल नहीं जाओगे। इसके अलावा सेल्फ इंक्रिमेशन, मतलब कोई भी इंसान अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए खुद साक्षी नहीं बन सकता, है ना। आप खुद के द्वारा किए गए अपराध के लिए खुद आई विटनेस नहीं बन सकते। आपको पुलिस पकड़ेगी और, है ना, बहुत डंडे मारने आएगी कि भैया मारेंगे, बहुत मार, मान लो कि ये अपराध तुमने किया है तो बोलना कि मत मारो, मारने की जरूरत नहीं है, मैंने अपराध किया है। आप आराम से कबूल लेना। और जेल में जब जाओगे थाना कचहरी में, तो आप साफ साफ बोलना कि पुलिस वाले ने बोला था कि डंडा डाल देंगे मुंह में, ठीक है। तो हमने अपना लिया, मतलब हमने कबूल कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो वहाँ पे क्या होगा, पुलिस वाले जो हैं वो सुनेंगे अच्छे से कचहरी में, ठीक है, राइट, ठीक है। तो पुलिस वाले को पता है कि 3 स्टार कंधे पे लगा रखे हैं, है ना, और ज़बरदस्ती सेल्फ इंक्रिमिनेशन करवा रहे हैं, तो भुगतना तो पड़ेगा उनको ही। खैर, आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 21 पे आते हैं। आर्टिकल 21 पे आते हैं। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 बोलता है प्रोटेक्शन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, है ना, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल आते हैं। इसके अंदर ये बेसिकली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसके अंदर आता है। देखो होता क्या है ना, कि 2 तरह का फंडामेंटल राइट होता है। एक वो होता है जो बहुत साफ साफ आपके संविधान में लिखा हुआ है। एक वो होता है जो आपके संविधान में नहीं लिखा हुआ है, वो जुडिशरी के थ्रू आता है। जब जब जुडिशरी जो है, न्यायालय जो है कुछ बात बोलती है ना। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जो आर्टिकल 21 में एक और रिसेंटली एक चीज़ ऐड हो चुका है। आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि सैनिटरी पैड जो है वो वुमेन को देना है, ठीक है। तो वर्डिक्ट के साथ, न्यायालय के वर्डिक्ट के साथ कुछ कुछ फंडामेंटल राइट अपने आप ऐड हो जाता है, ठीक है, और कुछ साफ साफ मेंशन होता है, ठीक है। तो 2 तरह का होता है, एक होता है एक्सप्लिसिटली मेंशनड, एक होता है इम्प्लिसिटली मेंशनड, है ना। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये क्या है? ये एक्सप्लिसिटली मेंशनड है संविधान में, लेकिन क्या मेंशन नहीं है संविधान में, लेकिन वो फंडामेंटल राइट तब भी है, आर्टिकल 21 के अंदर तब भी आता है, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, है ना। राइट टू स्लीप, राइट टू स्लीप, राइट टू गेट मैरिड ऑफ योर फेवरेट पर्सन। आपकी जो
पसंदीदा मर्द हैं आपके, पसंदीदा पसंदीदा है ना औरत है आपकी, आप उनसे शादी कर सकते हो। ठीक है, सब आर्टिकल 21 के अंदर है। कैसे है? इम्प्लिसिट है ना। फॉर एग्जांपल अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक किसी केस में वर्डिक्ट दिया था कि भैया सैनिटरी पैड तो आपको देना ही पड़ेगा वुमेन को जब भी नीड हो, ये आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। तो ये इम्प्लिसिटली हो गया, समझ में आ रहा है। तो आर्टिकल 21 जो है फंड अब क्या बोलता है, ये बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, इसके अलावा इम्प्लिसिटली ये बहुत कुछ मेंशन्ड होता है, राइट। इसके अलावा आर्टिकल 21A, जहां भी ऐसा ए आ जाए, बी आ जाए इस टाइप से, ठीक है, समझ जाना कि वो एक्चुअल संविधान में नहीं था, उसको ऐड किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 21A क्या बोलता है? आर्टिकल 21A बोलता है राइट टू एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14। जो बच्चे जिनका उम्र 6 से 14 साल का है, उनको हम लोग क्या करेंगे, उनको हम लोग एजुकेशन का अधिकार देंगे, शिक्षा का अधिकार देंगे। तो इसको हम लोग क्या किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लेके आए हैं। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इस अमेंडमेंट एक्ट से इसको हम लोग ऐड किए हैं। फिर आपका आता है आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, राइट, पुलिस आपको आ रही है, उठा रही है, जेल में डाल रही है, उसके खिलाफ आपके पास प्रोटेक्शन होने चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आपका आता है आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 जो है ये बोलता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 24 जो है ये क्या बोलता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें आर्टिकल नंबर 23 ये बोलता है इट प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना। आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, आप इंसान को, जैसे मान लो यहाँ पे एक फंडामेंटल राइट था ये कि आप किसी भी प्रोफेशन को कैरी कर सकते हो, आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी जॉब कर सकते हो, आर्टिकल नंबर 19। तो आप बोलो एक काम करते हैं, ह्यूमन को उठा के बेचते हैं, है ना, इंसान को उठा के बेचते हैं, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो, है ना। बताया ना, सारे फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई ना कोई लिमिटेशंस है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो, आप कहीं से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हो। ठीक है, फोर्स लेबर मतलब बंधुआ मजदूरी आप नहीं करा सकते हो। आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 बोलता है कि कोई भी बच्चा जिसका उम्र 14 साल से नीचे है ना, वो अगर काम करता भी है तो केवल उन जगह काम करेगा जहाँ पे उसको खतरा नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज में काम नहीं करेगा, माइंस में काम नहीं करेगा, कोई भी हैजार्डस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, होटल वगैरह में छोटा मोटा वो काम कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 25 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 25 से स्टार्ट क्या होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 25 क्या बोलता है, ये बोलता है कि यू हैव फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्रीडम एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, आप कोई भी धर्म को मानिए, है ना। जैसे जैसे सरकार जो है आपसे ये नहीं बोल सकती कि आप हिंदू हो इसलिए आप एक टैक्स दो, आप मुस्लिम हो इसलिए आप टैक्स दो, आप क्रिश्चियन हो इसलिए आप टैक्स नहीं बोल सकती है, क्योंकि आप आज़ाद हो किसी भी धर्म को मानने के लिए, किसी भी अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए आप आज़ाद हो। आर्टिकल नंबर 26 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 26 ये बोलता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आप अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो, कोई रोक टोक सरकार के द्वारा आपसे नहीं किया, सरकार क्या, स्टेट के द्वारा आपसे नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 27 क्या बोलता है? 27 ये बोलता है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हालांकि चंदा चोरी कर लेंगे वो अलग चीज है, लेकिन टैक्स देने की आवश्यकता आपको नहीं है। आर्टिकल नंबर 28। ठीक है, आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28 क्या बोलता है? फ्रीडम टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाइए, उसको अटेंड कीजिए, राइट, वहाँ पर रिलीजियस वर्शिप कीजिए। ठीक है, कुछ सर्टेन एजुकेशन वाला काम भी कीजिए अपने रिलीजन में, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। फिर आपका आता है आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 जो है, अभी तक 28 बताया आपको हम। ठीक है, आर्टिकल नंबर 29 क्या है? आर्टिकल नंबर 29 क्या है? प्रोटेक्ट्स द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लैंग्वेज को प्रिजर्व करना, उनके कल्चर को प्रिजर्व करना है, उनके स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करना है हम लोगों को। और आर्टिकल नंबर 30 क्या है? आर्टिकल नंबर 30 क्या है? ये बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यूपीएससी में एक सवाल पूछा हुआ था, बोला था
कि आर्टिकल नंबर 30 ग्रांट्स माइनॉरिटीज द राइट द ओनली राइट, यहाँ पे ओनली लिख दिया था, द ओनली राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो क्या होगा, सही होगा गलत होगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सवाल ये बोल रहा है कि आर्टिकल नंबर 30 आपको ये अनुमति देता है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, केवल ओनली। बट ये गलत है, क्योंकि आप उसको एडमिनिस्टर भी तो कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि उस सेंटेंस में ओनली लगा दिया था, इसलिए वो सेंटेंस जो है गलती हो गया था। बहुत लोग सही मार्क कर दिए थे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यूपीएससी और एसएससी में यही फ़र्क होता है। एसएससी जो है वो सीधे आपसे पूछेगी कि आर्टिकल 30 क्या है, तो आप बोलोगे भैया माइनॉरिटी जो है वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यूपीएससी उस स्टेटमेंट में ओनली लगा देगी, है ना, कुछ कुछ नॉट ओनली लगा देगी, इस टाइप की चीज़ों को लगा के उसको गलत करेगी। ठीक है, चलो फाइनली आपका आता है आर्टिकल नंबर 31, आर्टिकल नंबर 31, राइट, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले था, उसको अब रिमूव कर दिया गया। आपको पता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 तो उसको रिमूव कर दिया गया। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आर्टिकल 300A के अंदर आ चुका है। आपका फंडामेंटल राइट ये अब नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका लीगल राइट है। ठीक है, और फाइनली आपका आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 क्या बोलता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। ठीक है, इसको बोला गया है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बात कौन बोला? ये बात बी आर अम्बेडकर ने बोला था। ठीक है, राइट। अच्छा, एक और सवाल आपके एग्जाम में आता है, आपसे बोलता है कि ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट है जो फॉरेनर्स को दिए गए हैं। ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो फॉरेनर्स को दिए गए हैं? तो आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21A, आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 26, 27 और 28, ये आपके फॉरेनर्स को दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सारे वो फंडामेंटल राइट हैं जो फॉरेनर्स को दिए गए हैं। दैट्स इट अबाउट फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वीडियो था, इसमें इससे रिलेटेड अभी बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, है ना, जो आप करेंगे। राइट, कैसे करेंगे आपको बताते हैं। आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ जाओगे पीडीएफ मिलेगा, चीज़ों को रिवाइज करोगे, रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन लगाओगे, क्वेश्चन वही है जो आपको पढ़ाया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, लेखपाल वालों ध्यान रखिए, लेखपाल का आपका एग्जाम लगा हुआ है। बहुत लोग पूछ रहे थे, परमार एसएससी पे मैंने पढ़ा रखा है, परमार एसएससी पे मैंने लेखपाल का बैच पढ़ाया था। राइट, है ना, तो वहाँ पे लेखपाल का बैच तो ओवर हो गया, लेकिन जो RO ARO का जो पेपर है, RO ARO का जो पेपर है, ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पे हम लेखपाल लिख दिया, यहाँ पे RO ARO लिखना चाहिए था, RO ARO। ठीक है, राइट, तो आपका RO ARO का जो पेपर है, वहाँ पे साइंस एंड टेक आएगा जो आपने लेखपाल ने पढ़ा था, वहाँ पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आएगा जो आपने लेखपाल ने पढ़ा, जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। लेकिन वो इनफ नहीं है, बिकॉज आपको अगेन अपडेट रहना पड़ेगा। अपडेट रहने के लिए करेंट अफेयर्स का जो मैगजीन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वहाँ पे अलग सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे इन्वायरमेंट इकोलॉजी का अलग सेक्शन बना हुआ है, साइंस एंड टेक का अलग सेक्शन बना हुआ है, स्टेट इन न्यूज़ का अलग सेक्शन बना हुआ है, पर्सन इन न्यूज़ का अलग सेक्शन बना हुआ है। उसको याद करने के लिए मेमोनिक्स दिया गया है, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, जल्दी रिटेन कर पाओ आप। इसके अलावा करंट अफेयर्स के बाद आपको वहीं पे करंट अफेयर्स जहाँ खत्म होता है वहाँ से MCQ बहुत सारे दिए गए हैं, ताकि आप क्वेश्चन लगा पाओ पढ़ने के बाद। ठीक है, 289 प्राइस है, अगर आपको परचेज करना है तो यू कैन डू द पेमेंट ऑन 9433840291, इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट भी इसी व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, एंड उसके बाद आपको PDF जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन है बहुत सारे, आर्टिकल 1 के ऊपर, इसके अलावा, है ना, आर्टिकल 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, जो भी आप लोगों ने पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चंस है। ये आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग PDF निकालेंगे टेलीग्राम से, और उसको आप लोग करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कैसा लगा वीडियो बताइएगा, कुछ इंप्रूव करना हो उसके बारे में बताइएगा, आई विल इंप्रूव फॉर श्योर। एंड साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी। जय हिंद।